जी टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स क्या थे वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे यूजेस क्या हैं उनके। और कुछ जो है आइसोटॉप्स नेचुरल पाए जाते हैं और कुछ आर्टिफिशियल बनाने पड़ते हैं या हमने बना लिए हैं, और उनको हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। जो वर्ड है रेडियो एक्टिव जो वर्ड है वो अगर हम देखें कि रेडियो एक्टिव क्या चीज है, तो ये देखें कि रेडियो एक्टिव रेडियो है रेडिएशंस, और एक्टिव है रेडी टू एमिट। यानी रेडियो एक्टिव का मतलब हुआ कि ऐसी सब्सटेंसेस जो कि रेडिएशन इमिट करें। अब रेडिएशन कौन सी? रेडिएशन या तापकारी शुआएं जिसको कहते हैं, वो होती हैं अल्फा, बीटा या गैमा, और ये डिफरेंट नेचर रखती हैं तीनों, और ये इनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गैमा, और ये इनके साइन हैं तीन, अल्फा, बीटा, गैमा। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ये जरूरी नहीं कि सब ज्यादा आइसोटॉप रखें। जैसे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, कार्बन के 3 हैं, तो इस तरह कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि जिनके आइसोटॉप्स नहीं हैं, वो सिर्फ आप कह लें कि उनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप है और उनको कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक। जैसे कि फ्लोरीन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, आयोडीन है, ये मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स हैं कि इनके ज्यादा आइसोटॉप्स नहीं हैं जो कि नेचुरल तौर पर पाए जाए। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है या रेडियो आइसोटॉप है, ये दोनों क्या चीजें हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले हमने रेडियो एक्टिव जो एक टर्म थी उसका एक ब्रीफ सा जो है उसका जो है वो मतलब हमने देखा कि रेडियो एक्टिव क्या चीज होती है कि ऐसी सब्सटेंस जो कि रेडिएशंस को एमिट करे, खारिज करे या तापकारी शुआएं खारिज करे। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है वो नेचुरली पाया जाता है। जो रेडियो आइसोटॉप है वो हम खुद बनाते हैं लेबोरेटरीज में, या आप कहने के आर्टिफिशियल वो बनाया जाता है। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो ऑलरेडी रेडिएशन जो है वो खारिज कर रहे होते हैं, लेकिन रेडियो आइसोटॉप जो है हम डिफरेंट तरीके से खुद बनाते हैं लैब्स में, जो कि पहले जो है वो आइसोटॉप स्टेबल होते हैं, लेकिन हम उनको कई तरीकों से जो है वो इस काबिल बनाते हैं कि वो रेडिएशन खारिज कर सकें, और ऐसे आइसोटॉप्स को कहते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। और इनको बनाने के लिए एक तरीका ये भी है कि हम इन पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, या आप कह लें कि न्यूट्रॉन्स उन पर जो है वो मारते हैं या थ्रो करते हैं, ताकि वो इस अमल के बाद एक रेडियो आइसोटॉप के तौर पर सामने आए। तो जैसे हमने पढ़ा, तो आइसोटॉप्स की हमारे पास दो तरह की किस्में आ गई, एक है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप और एक है नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। जो रेडियो एक्टिव होंगे, चूंकि वो रेडिएशन जो है एमिट कर रहे होंगे, तो इसलिए वो नॉन स्टेबल होंगे। लेकिन जो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, चूंकि वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे, ना ही वो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो इसलिए वो स्टेबल होंगे। और आगे फिर वही आ गया, रेडियो एक्टिव वो जो एमिट करें रेडिएशंस, और नॉन रेडियो एक्टिव वो वाले तो जो रेडिएशन एमिट ना करें। जो रेडिएशन एमिट करें वो कौन सी करें? अल्फा, बीटा या गैमा, ये 3 तरह की रेडिएशन होती हैं। आगे एग्जांपल देखें अगर हम, C14, K40, यूरेनियम 235,
K40 या पोटेशियम 40 और C14 या कार्बन 14 जो हैं ये सारे नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। और जो यूरेनियम है उसकी परसेंटेज एक सैंपल में कितनी होती है? 0.7%। किस सैंपल में? यूरेनियम के सैंपल में। अगर आपके पास 100 ग्राम यूरेनियम है तो ये मुमकिन है कि उसमें 0.7 ग्राम जो है वो यूरेनियम 235 हो और बाकी 99.3 ग्राम्स यूरेनियम 238 हो। तो U235 है या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है वो बहुत कम रेशो में होता है किसके? U38 या U39 के। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या रेडियो आइसोटॉप्स के बहुत से यूजेस हैं। जो पहला यूज है इसका वो है कोबाल्ट 60। अब ये कोबाल्ट 60 जो है वो एक रेडियो आइसोटॉप है जो कि गैमा रेज को एमिट करता है, खारिज करता है। अब जो गैमा रेज हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है और जो पेनिट्रेशन पावर है कुछ रेडिएशंस की वो कैसी है कि सबसे ज़्यादा है गैमा रेज की, उससे कम है बीटा की और उससे कम है अल्फा की। तो चूंकि गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है तो ये हम यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। और कौन सी ये टाइप होती है कैंसर को ट्रीट करने के लिए? रेडियोथेरेपी। अब ये रेडियोथेरेपी क्या चीज़ है? कैंसर को ट्रीट करने के लिए दो टेक्निक्स बहुत मशहूर हैं, एक है रेडियोथेरेपी और एक है कीमोथेरेपी। जो रेडियोथेरेपी है वो क्या है? वो है ट्रीटमेंट विथ रेडिएशंस। और जो कीमोथेरेपी है वो क्या चीज है? वो है ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स या ड्रग्स। तो ये कोबाल्ट 60 जो है वो गैमा रेज को एमिट करता है, कैंसर को ट्रीट करता है बाय रेडियोथेरेपी। और ये किस कैंसर को जो है वो ट्रीट कर सकता है? ये ट्रीट कर सकता है जो कि जिस्म के अंदर ट्यूमर्स हैं या कोई ऐसा ट्यूमर जो किसी टिश्यू में मौजूद है। जो दूसरा यूज है वो है P32 या फॉस्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90। और ये दोनों जो हैं ये बीटा रेज के सोर्स हैं या बीटा रेडिएशन के सोर्स हैं। और बीटा रेज जो है उनकी पेनिट्रेशन पावर कम है गैमा रेज से, तो ये जिस्म के ज्यादा अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंच सकती। तो ये भी चूंकि रेडियोथेरेपी के लिए यूज होती हैं और किसके लिए? स्किन कैंसर के लिए, जो कि जो है बाहर बैरूनी सतह के लिए ज्यादा जो है मुफीद जो है वो साबित। थर्ड है वो है आयोडीन आइसोटॉप्स। अब ये आयोडीन आइसोटॉप किस काम आते हैं? ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को जांचने के लिए बहुत मुफीद है। वो कैसे? कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या चीज है? वो नेक या गर्दन में एक आप कह लें कि ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स जो है सिक्रीट करता है। अब एक जो ग्लैंड है ये ज्यादा अब्जॉर्ब करता है आयोडीन। तो हम करते क्या है कि रेडियो आयोडीन या रेडियो आइसोटॉप आयोडीन का यूज करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में या किसी मरीज में जिसमें किसी थायराइड डिजीज का शुबा हो। तो क्या होता है कि वो जो आयोडीन का रेडियो आइसोटॉप है वो जाके इस ग्लैंड में एब्जॉर्ब होने की कोशिश करता है या एब्जॉर्ब होता है। तो क्या करते हैं हम कि उसको डिटेक्ट करते हैं बाहर से, यानी कि बॉडी के बाहर से हम उनकी रेडियो जो एक्टिविटी है या रेडिएशन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं ताकि हमें
मालूम हो कि कितनी आयोडीन थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब कर रहा है, और इससे हमें लगेगा पता कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कैसी है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है या वो नहीं कर रहा। तो फोर्थ जो है वो है टेक्नीशियम या टेक्नीशियम आइसोटॉप्स, और ये करते क्या है कि ये बोन जो ग्रोथ है उनको देखते हैं। और वो कैसे देखते हैं कि टेक्नीशियम आइसोटॉप्स जो हैं वो बोन्स में एब्जॉर्ब होते हैं या जज़ब होते हैं। तो क्या हम इसको कैसे जो है वो मुफीद बनाते हैं या काम में लाते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि टेक्नीशियम जो आइसोटॉप हैं वो बोन में एब्जॉर्ब होते हैं या जज़ब होते हैं। तो क्या करते हैं हम कि हम रेडियो एक्टिव या रेडियो टेक्नीशियम आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं, और हम उन्हें जो है वो किसी बोन में जो है एब्जॉर्ब करने के लिए किसी पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जो बोन ग्रोथ है वो हमें मालूम होती है बाय द रेडिएशन, उन रेडिएशन से जो कि टेक्नीशियम आइसोटॉप जो है एमिट करता है, और हम जिस्म के बाहर रहते हुए उन रेडिएशंस को अच्छी तरह डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ से रेडिएशन जो है मौसूल हो रही हैं या आ रही हैं। तो हम एक इसकी एप्लीकेशन है कि हम जो है बोन ग्रोथ को देख सकते हैं कि बोन ग्रो कहाँ कहाँ तक हो चुकी है, और दूसरी एप्लीकेशन है कि अगर जो है बोन फ्रैक्चर है या हड्डी टूटी हुई है तो उन फ्रैक्चर्स को हील होने में या भरने में कितना वक्त लगेगा या कितना वो बढ़ चुके हैं, उनको देखने के लिए भी हम टेक्नीशियम आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पांचवा है वो है हार्ट पेस मेकर। अब जो पेस है, पेस का मतलब होता है स्पीड, और मेकर आप कहेंगे रेगुलेटर। जो हार्ट पेस मेकर है वो क्या डिवाइसेस है, वो आप समझ लें कि एक जो है वो डिवाइस है जो कि हार्ट के जो बीटिंग रेट है उसको कंट्रोल करती है। तो ये जो डिवाइस है ये आप ये कह लें कि जो दिल के धड़कने की रफ्तार है उसको जो है वो कंट्रोल करती है कि वो कम ज़्यादा ना हो, और एक जो है वो एक ख़ास रफ्तार से चलती रहे। तो चूँकि जो हार्ट पेसमेकर हैं ये भी जो हैं वो एक एनर्जी सोर्स मांगते हैं, या आप ये कह लें कि कोई एनर्जी चाहिए इनको जो इनको ड्राइव कर सके, चला सके। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो रेडियो आइसोटोप के डिके से एनर्जी जो है इनको मौसूल होती है, और ये जो है प्रॉपर काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। जो सिक्स्थ है वो क्या है कि आप कुछ रेडियो आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं जो कि गैमा रेज को एमिट करते हैं। किसके लिए आप उनको यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब ये स्टेरिलाइजेशन क्या है, ये आप कह लें कि एक अमल है जो कि प्योर करता है या जरासीम से पाक करता है, और ये आप कह लें कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस टू रिड्यूस जर्म्स। जो आलात होते हैं या आप कहने की इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि यूज़ होते हैं ऑपरेशन वगैरह में, या जो ड्रेसिंग जो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, और उनको स्टरलाइज करने के लिए या उनको जरासीमों से पाक करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। तो रेडियो आइसोटॉप्स क्या करते हैं कि उन इंस्ट्रूमेंट्स पे या उन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे या आलात पे या ड्रेसिंग्स पे जब वो अपनी गैमा रेज जो है वो फेंकते हैं तो जरासीम जो है वो मर जाते हैं। तो इसकी जो है ये भी एक एप्लीकेशन है। तो इसका ये इस्तेमाल भी जो है वो मेडिकल यूज़ है या एक तबई लिहाज से बहुत अच्छा जो है इस्तेमाल है।
और जो सातवां है वो क्या है कि सोडियम 24 को हम ट्रेसर्स भी कहते हैं। अब ये ट्रेसर या ट्रैकर्स क्या चीजें हैं कि ये ट्रेस करते हैं लीकेज को पाइप में। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बात क्या होता है कि कोई गैस पेट्रोल वगैरह जो है वो कहीं से लीक हो रहा होता है, तो आसानी से पता नहीं चलता कि ये कहाँ लीकेज हो रही है। तो हम यूज करते हैं सोडियम 24 को, जो कि ट्रेसर कहलाता है। और ये ट्रेसर क्यों है? क्योंकि ये ट्रेस करता है या ट्रैक करता है कि लीकेज उस खास पाइप में गैस के या पेट्रोलियम में कहाँ हो रही है। और इसीलिए इनको कहते हैं ट्रेसर या ट्रैकर्स कि ये जो हैं वो किसी पाइप में मौजूद छोटी से छोटी लीकेज को आसानी से जो है वो मालूम कर सकती हैं। और ये एक इकोनॉमिकल जो है वो भी साबित हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बड़ी कॉम्प्लेक्स पाइपिंग होती है और उस पाइपिंग में अगर लीकेज है तो उनको मालूम करने के लिए सोडियम 24 को हम यूज करते हैं। और सोडियम 24 भी एक रेडियो आइसोटॉप। एक है कि जो क्लोरीन 36 है वो सोर्स ऑफ क्लोराइड्स या एज ऑफ वाटर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एज ऑफ वाटर कौन सी? कि अगर 2 मिलियन ईयर्स तक एज है वाटर की तो इसको मालूम करने के लिए क्लोरीन 36 इस्तेमाल होगा, जो कि एक रेडियो आइसोटॉप है। जो 9th यूज है वो क्या है कि C14 भी एज ऑफ वाटर के लिए ही इस्तेमाल होता है मालूम करने के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल होता है सिर्फ 50,000 ईयर पुराने पानी को मालूम करने के लिए या उनकी एज मालूम करने के लिए। जो 10th यूज है वो है मेरिसियम 241 का, जो कि एक रेडियो आइसोटॉप है। और ये किस काम आता है? ये काम आता है बैक स्कैटर गेजेस या स्मोक डिटेक्टर्स में ये काम आता है। अब जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो क्या चीजें हैं कि आग लगने की सूरत में ये उसके स्मोक को डिटेक्ट करते हैं और अलार्म बजने लगता है, जिससे आग जो है वो लगने के जो वाकयात हैं उनको मॉनिटर और उन पे काबू पाया जाता है। और मेरिसियम 241 भी बैक स्कैटर गेजेस में इस्तेमाल होता है। जो 11th यूज है वो है गोल्ड का और टेक्नीशियम का। और गोल्ड कौन सा? 198 रेडियो आइसोटॉप और टेक्नीशियम 99 आइसोटॉप या रेडियो आइसोटॉप। ये यूज करते हैं हम सीवेज और लिक्विड वेस्ट मूवमेंट को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। और सीवेज या वेस्ट जो लिक्विड है या आप कह लें कि एफ्लुएंट्स वगैरह हैं। अब एफ्लुएंट्स क्या होते हैं कि कोई इंडस्ट्री जो है वो अपना प्रोडक्ट हासिल करने के बाद जो वेस्ट लिक्विड होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो अपनी इंडस्ट्री से निकालती है, बाहर ड्रेन आउट करती है। तो उसके पाथ को या उसकी मूवमेंट को या उसके ऐसे रास्ते को जो बनाता है टुवर्ड्स ओशन और रिवर, उसको मॉनिटर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑरम 198 या आप कह लें गोल्ड 198 या टेक्नीशियम 99। और ये किस लिए यूज होता है कि ये सीवेज या वेस्ट लिक्विड के मूवमेंट को जो है मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो 12th है वो क्या है कि सोडियम 24 वॉइड्स इन रूफ स्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉइड्स जो है वो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं कि बाज़ रूफ स्ट्रक्चर्स में कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं, जिनको देखने के लिए जो है हम सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो 13 और लास्ट यूज है रेडियो आइसोटोप का वो है C14 का। और एक प्रोसेस है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग क्या चीज है कि हम विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप C14 हम जो है वो किसी भी चीज की जो एज है वो देख सकते हैं, या आप कह लें कि किसी चीज के फॉसिल की एज को आप अगर देखना चाहते हैं तो उसकी आप कार्बन जो है वो डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या है कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14 आप उसकी जो है टोटल एज या आप कह लें
या अब ये कहने कि उसको मरे हुए कितना अरसा हो गया है, वो देखने के लिए भी कार्बन डेटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो कार्बन 14 है वो जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है अपर एटमॉस्फेयर में। तो कैसे प्रोड्यूस होता है? विद कॉस्मिक जो रेज है उनकी बम्बार्डमेंट से। अब ये कॉस्मिक रेज क्या चीज़ें हैं? कॉस्मिक रेज हैं जो कि स्पेस में ऐसी रेज हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, या आप कह लें कि गैमा से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होती हैं और ये स्पेस में पाई जाती हैं। तो क्या होता है कि जब कॉस्मिक रेज बम्बार्डमेंट होती है एटमॉस्फेयर पे, तो कार्बन 14 जो है वो जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। और कार्बन 14 जब प्रोड्यूस होता है तो इसकी छोटी मकदार या इसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड में भी होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जो है प्लांट्स वगैरह जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि मेन प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, या आप कह लें कि फूड चेन में उनका पहला नंबर है, वो यूज़ करते हैं खुराक बनाने में। तो क्या होता है कि वो खुराक जब कोई कंज्यूमर यूज़ करता है तो उसके टिश्यूज़ में जो है वो आ जाते हैं क्या? C14 रेडियो आइसोटॉप। और जब ये कार्बन 14 उनके टिश्यूज़ में आ जाता है तो ये जो अमाउंट है एक ख़ास अमाउंट में उनके टिश्यूज़ में रहता है जब तक वो सरवाइव करते हैं। लेकिन जो ही वो मरते हैं तो मज़ीद कार्बन 14 नहीं आ पाता। या आप ये कह लें कि आफ्टर डेथ जो कार्बन 14 है उसकी अमाउंट बढ़ती नहीं, वो घटती है या कम होती है। और वो कैसे कम होती है कि कार्बन 14 की अपनी एक हाफ लाइफ है, और हाफ लाइफ की कितनी की वैल्यू है 5568 ईयर्स, यानी कि 5 साल 568 साल उसकी हाफ लाइफ है। तो यहाँ टर्म आ गई हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ क्या चीज़ होती है? हाफ लाइफ एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा अरसा है कि जिसमें एक आइसोटोप डिकम्पोज होता होता अपनी मिकदार से आधा रह जाता है। उस पीरियड को हाफ लाइफ कहते हैं। यानी अगर आपके पास आइसोटॉप्स के 2 ग्राम थे और आफ्टर अ सर्टेन टाइम, या आप कह लें कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद, एक ख़ास वक्त के बाद, एक ख़ास अरसे के बाद, मुद्दत के बाद वो रह गया 1 ग्राम। तो उस पीरियड को, उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ उस आइसोटॉप की। तो इस तरह कार्बन जो 14 है उसकी हाफ लाइफ है 5568 ईयर्स या 5,568 साल। तो क्या होगा कि ये 5,568 साल के बाद हाफ रह जाएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज जिसको मरे हुए 5,568 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन 14 की अमाउंट उसकी ओरिजिनल अमाउंट से हाफ होगी। तो जो कार्बन 14 है वो डिकम्पोज कैसे होता है? वो डिकम्पोज होता है ऐसे कि कार्बन 14 जो है वो बनता है N14 और एक निकलता है उसमें से इलेक्ट्रॉन, या इसको कहने आप बीटा पार्टिकल। यानी कार्बन 14 का जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन 14 के न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है जिसको हम बीटा पार्टिकल या बीटा रेज भी कहते हैं। जो कार्बन 14 का न्यूक्लियस है वो नाइट्रोजन के 14 या N14 के न्यूक्लियस में कैसे चेंज होता है? वो कुछ ऐसे होता है कि जो कार्बन 14 है उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो हैं 6 प्रोटॉन है 6 और जो न्यूट्रॉन हैं वो हैं 8। और ये टोटल अगर इसका मैथ निकालें तो 14 बनता है। तो क्या होता है कि जनाब एक न्यूट्रॉन जो है वो टूटता है, एक न्यूट्रॉन टूटता है
एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, तो वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों का मजमूआ है। तो वो जब उनमें टूटता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेज वो तो बाहर निकल जाता है, बाकी रहता है एक प्रोटॉन। और चूंकि एक न्यूट्रॉन कम हो गया है तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो गई बाद में, वो हो गई 7, और एक प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं न्यूट्रॉन के टूटने से, तो क्या हो गया, प्रोटॉन हो गए भी 7। और ये देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियस बनता है N14 का, कि जिसमें 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन्स हैं। और इस तरह एक आपके पास N14 आता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है बीटा रेस की शक्ल में बाहर निकलता है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो C14 जो है वो टूटता है N14 में और एक बीटा रे में या एक इलेक्ट्रॉन में।